एक दिन कल हो गया ना, अब देखा मैंने कुछ है नहीं ना खास, जो है वो हट गया, मतलब जो भी रिलेवेंट था उसको हटा दिया। अगर लगेगा तो खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर जबरदस्ती थोड़ी खींचेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, मैंने कुछ कुछ बातें आपको बता दी थी, बाकी बातें मैं आपको बताने वाला हूं अभी इसी वक्त। ठीक है, मुंडू नियट को स्ट्रेट बैठो। हमने सबसे पहले फंडामेंटल अप्रोच कल डिस्कस किया था। क्या होता है फंडामेंटल अप्रोच बताओ? जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या कंपनी के रेशियोज को स्टडी करते हैं, कैश फ्लोज को स्टडी करते हैं, मतलब कुल मिलाकर कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को स्टडी करके डिसाइड करते हैं कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। ये क्या होता है? फंडामेंटल अप्रोच। क्या होता है? फंडामेंटल। मैं चाहता हूँ कोई एक जन रीड करे मेरे लिए। पनस बेटा फोन रख दे, रीड कर चल। कुल मिला के कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, क्या बात समझ में आ रही है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस, कुल मिला के धंधे को समझते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। जो मैंने आपको बोल रखा है वही बात। ठीक है, कुल मिला के क्या करते हैं? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्या निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, P0 फ्यूचर वाले कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना। हाँ या ना बोलो, वही दिया है बस। आगे इंट्रिंसिक वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू? मतलब क्या है, कुल मिला के आप एक शेयर है तो उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो कि उसका दाम होना क्या चाहिए, किस रेट में वो बिकना चाहिए। जिस रेट में वो बिकना चाहिए उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू या थ्योरेटिकल वैल्यू भी कहा जा सकता है कि शेयर कितने में बिकना चाहिए, वो कौन सी वैल्यू है? इंट्रिंसिक वैल्यू। ये कैसे निकाली जाती है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, या तो फिर क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ के, कंपनी के रेशियोज पढ़ के, ये सब पढ़ के हम एक इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं और फिर एक्चुअल प्राइस से कंपेयर करते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो दाम होना चाहिए वो ज्यादा है और एक्चुअल प्राइस क्या है? कम है, मतलब शेयर क्या है? अंडर प्राइस है। शेयर क्या है? अंडर प्राइस है। आप क्या करोगे? बाय करोगे। क्या करोगे? बाय करोगे। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और एक्चुअल प्राइस ज्यादा है, यानी शेयर क्या है? ओवर प्राइस है। शेयर क्या है? ओवर प्राइस है। क्या करोगे? सेल करोगे या इग्नोर करोगे? हाँ या ना बोलो। अगर ऑलरेडी रखा है तो निकाल दो, क्योंकि शेयर क्या है? ओवर प्राइस है। एक्चुअल वैल्यू, मैंने कल अपन को उसकी ₹3.5 वाले शेयर के अपन एग्जांपल ले रहे थे ना, याद आ रहा है? एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स का। क्या बात समझ में आई? तो उसका शेयर क्या था बेटा? अंडर प्राइस था। मार्केट प्राइस 3.5 था और इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ 1.5 लाख रुपए थी, है ना। तो वो क्या हो गया था? अंडर प्राइस था। तो हमने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उसको बाय किया ओवर प्राइस, मतलब सही प्राइस में लाने के लिए। हाँ या ना बोलो। तो कुल मिला के फ्यूचर कैश फ्लोज के दम पे, फ्यूचर कैश फ्लोज के दम पे इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वो दाम जो होना चाहिए, वो दाम जो होना चाहिए, कंपेयर करते प्राइस से जो है। अगर प्राइस कम है तो शेयर क्या है? अंडर प्राइस, जब बाय करो, और अगर प्राइस ज्यादा है तो क्या करो? सेल करो। इंट्रिंसिक वैल्यू को और क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल प्राइस। क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल प्राइस। देख लो, ठीक है। टेक्निकल अप्रोच अपन पढ़ गए हैं क्या? पढ़ चुके हैं क्या? समझ चुके हैं क्या? किससे? ग्राफ से, चार्ट से, पैटर्न से इसको समझा जाता है। ठीक है बेटा, अपन फोन रख दे, मैं अब फेंक दूंगा फोन को। चलो, नहीं अभी नीचे लगा लिया मैंने। चलो, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी हो गई तुम्हारी? टेक्निकल अप्रोच भी मैंने पढ़ा लिया। बोलो हाँ नहीं। कुछ अलग है तो क्या है बेटा? एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। क्या है बेटा?
एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या बोलता है कि मार्केट अपने आप में एफिशिएंट होता है। क्या होता है? एफिशिएंट, यानी परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट। उसमें कोई भी ओवर प्राइस चीज या अंडर प्राइस चीज बहुत समय तक नहीं रह सकती। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, कोई भी ओवर प्राइस चीज या कोई भी अंडर प्राइस चीज बहुत समय तक नहीं रह सकती। क्या मतलब इसका कि अगर शेयर ओवर प्राइस है तो लोग सेल कर करके कहां पे ले आएंगे? उसको राइट प्राइस में ले आएंगे। और अगर शेयर अंडर प्राइस है तो लोग बाय कर करके उसको क्या ले आएंगे? करेक्ट प्राइस में ले आएंगे। तो शेयर मार्केट जो है वो क्या होता है? एफिशिएंट होता है। उसमें बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होती कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लो। आप पैसा उसमें लॉन्ग रन से ही कमा सकते हो जब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। ये किसने कहा है? एफिशिएंट मार्केट। अच्छा मुझे अब एक बार प्रैक्टिकली बताओ, ये सही है कि गलत है? सही है गलत है? बेटा गलत है, ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं। मुझे बताओ ना, रिलायंस के शेयर की सही वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या कोई इंसान पता लगा सकता है क्या? सब अंदाजे में तो चल रही है दुनिया, बोलो हाँ नहीं? सब फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, पूरा खिचड़ी पकी हुई ना। ऐसा नहीं होता है कि ये राइट दाम है, किसी ने अनाउंस कर दिया राइट दाम है, सब लोग बाय कर करके वहां तक पहुंचा देंगे या सेल कर करके वहां तक पहुंचा देंगे। इनने बोला है, इनने अज्यूम किया है कि मार्केट क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं। मार्केट क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं। अपने आप में सही प्राइस में शेयर आ जाता है और कोई भी ओवर प्राइसिंग या अंडर प्राइसिंग उसमें नहीं रहती है, यानी बहुत सारा पोटेंशियल उसमें प्रॉफिट कमाने का नहीं रहता है, ऐसा उसमें कहा गया है। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा एक जन कोई या खुद ही अपना अपना 2 मिनट में रीड कर लो, वही बात लिखी है कि नहीं। जल्दी रीड करो खुद से, मुझे 2 मिनट स्कैनर दिखाना। बुक क्यों नहीं लाते हो तुम लोग? मनस बुक क्यों नहीं लाया तू? बेटा तू ज्यादा होशियारी में जाएगा, देख लेना इस अटेम्प्ट में तो। नहीं मैं बुक के लिए नहीं, इस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। नहीं प्रैक्टिकल भी आते हैं। हाँ बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हट गई हैं एक्चुअली में, बुक में दिख मतलब इसमें है। वही मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे टॉपिक इसमें से हट गए हैं। मैंने बोला था स्कैनर से बहुत कुछ कटाना पड़ेगा मुझे, जैसे बीटा का कैलकुलेशन, ये सब हट गया है अब। इसमें दिया हुआ है खूब सारा स्कैनर में। ठीक ठीक ठीक, रीड करने दिया है अभी मैंने। स्कैनर तो पूछा ही नहीं, सब सब पुराने टॉपिक्स दिए हुए हैं। जल्दी करो, ये हो गया कि नहीं हो गया? वही बातें लिखी कि नहीं लिखी, फटाफट बताओ। चलो रीड कर लोगे इसको घर पे एक बार आराम से। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हो गया, ठीक है। फंडामेंटल अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन
के ई माइनस जी, ये पढ़ चुके हैं अपन, हाँ बोलो ना यार। पी जीरो इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी। आओ इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधे, यहाँ पे आ जाओ। क्या दिया है? एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ राइट चॉइस लिमिटेड, द करेंट रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज ₹5 पर शेयर। 5 पर शेयर का कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू, द लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी 10%, यानी जी कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 19.62, तो 19.62 क्या दिया हुआ है आपका? के 19.62%, राइट। वी नीड टू फाइंड आउट द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यानी पी जीरो निकालना है। सबसे पहले ये बताओ, जो ₹5 जो प्राइस दिया हुआ डिविडेंड दिया हुआ है, वो आज का दिया हुआ है कि भविष्य का दिया हुआ है? डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज करेंट रेट ऑफ डिविडेंड। हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? D0 चाहिए रहता है कि D1 चाहिए होता है? तो क्या 5 लेंगे कि 5 में ग्रोथ ऐड करके लेंगे? 5 में ग्रोथ ऐड करके लेंगे, तो 5 में 10% का ग्रोथ ऐड करो, कितना हो जाएगा? 5.5। हाँ, तो 5.5 क्या हो गया बेटा? D1, राइट। के कितना हो गया आप मुझे बताओ? के कितना हो गया? 19.62, और ग्रोथ कितना हो गया? 10। दोनों परसेंट में, तो परसेंट परसेंट, ठीक है क्या? तो 5.5 डिवाइडेड बाय 19.62 माइनस 10, तो कितना हो गया? 19.6 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 9.6। 5.5 डिवाइडेड बाय 9.62%, सॉल्व करो। आ गया क्या सबका? देखो तो शेयर प्राइस कितना आ गया? 57.17। ये दाम होना चाहिए, ये दाम होना चाहिए। कौन सी वैल्यू आई है? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या आई है? इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर शेयर प्राइस इससे कम है, अगर शेयर प्राइस इससे कम है तो क्या करोगे? बाय। क्या करोगे? बाय। और अगर शेयर प्राइस इससे ज्यादा है तो क्या करोगे? सेल। क्या करोगे? सेल। तो वही नीचे लिखा होगा, द रियल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इज गिवन इन सेट कंडीशंस, ठीक है, इंक्लूड द नेशनल इंटरनेशनल। कहानी दी हुई है, कोई मतलब का नहीं है, देख लेना एक बार, हाँ या ना बोलो। फिर से आते हैं ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू वैल्यूएशन। रैंडम वॉक थ्योरी में आपको बता रहा हूं। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी आपने पढ़ ली, बोलो हाँ। उसके बाद तुमको क्या एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का भी डिटेल में तुमको और बता दूंगा। फिर क्या आ गया तुम्हारा? कैपम। फिर क्या आ गया तुम्हारा? कैपम। आओ एक बार देखते हैं अपन इसमें क्या दिया हुआ है। पहले कैपम कर लें क्या, फिर थ्योरी कर लेंगे। आओ कैपम, कैपम का फॉर्मूला, अरे कैपम का फॉर्मूला, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। कुछ पता है? कुछ याद है? ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। करंट यील्ड ऑन अ यूएस 10-year ट्रेजरी बॉन्ड इज 2.5। द एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल एनुअल रेट ऑफ यूएस स्टॉक इज 7.5%। बीटा इज 1.25। अच्छा, 2.5 जो दिया हुआ है 10-year ट्रेजरी, ट्रेजरी यानी कि आरएफ हो गया। क्या हो गया? आरएफ। गवर्नमेंट बॉन्ड का दे दिया ना, तो ये क्या हो गया? आरएफ। 7.5 क्या हो गया बेटा? आरएम। बीटा कितना दे दिया? 1.25। बीटा कितना दे दिया है? 1.2। निकालो के ई कितना आएगा, फटाक से सॉल्व करो भाई, 2 मिनट का है, सॉल्व करो। सॉरी ना, क्या दिया है? द एवरेज एक्सेस हिस्टोरिकल अमाउंट ऑफ रिटर्न। एक्सेस यानी कि, एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा कितना है, यानी आर एम माइनस आर एफ करके दे दिया है। अरे यार, एक्सेस हिस्टोरिकल रिटर्न दिया ना, एक्सेस दिया यानी क्या हो गया बेटा? वो एक्सेस दिया, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। एक्सेस हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है, यानी वो क्या दे दिया है? आर एम माइनस आर एफ। क्या दे दिया है? आर एम माइनस आर एफ। तो 7.5 इंटू 1.25। हाँ हाँ, रिस्क प्रीमियम सीधा दे दिया है। इनने ले लिया 11.9। चलेगा क्या? अगला देखो, विनर कॉर्पोरेशन स्टॉक विल पे अ डिविडेंड ऑफ 1.32 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर बोल दिया, यानी D1 दे दिया। क्या दे दिया? D1, ठीक है। और करंट मार्केट प्राइस कितनी दे दी है? 24.625 पर शेयर, यानी P0 दे दिया, ठीक है।
बीटा कितना दे दिया है 1.35 एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इज 13.5 यानी ये क्या दे दिया आर एम, और रिस्क रेस्ट रेट कितना दे दिया 8.2 यानी क्या दे दिया है आर एफ, एक्सेस नहीं दिया है आर एम ही दिया है। अब आप सॉल्व करो फटाक से। क्वेश्चन में निकालना क्या है ध्यान से देखना, बिना सोल्यूशन देखे देखता हूं कौन सही सॉल्व करता है। हिंट दे दूंगा तो बन जाएगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं खुद का दिमाग दौड़ा लो जितना दौड़ा सकते हो। पहले मतलब पहले कैपम से के ही निकल जाएगा, के ही आ गया। अब पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के माइनस जी, डी वन दिया है पी जीरो दिया है, के ही आपने निकाल लिया, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले मिक्स करके लगाने। तो जी हाँ बच्चों, हो गया क्या आपका? अबे एक जन्म लगाओगे कि घटिया क्वेश्चन करने में? क्या है फॉर्मूला देखो जरा, फटाफट सॉल्व करो इसको, इतनी देर थोड़ी लगती सॉल्व करने में। के ही निकला तुम्हारा पहले, कितना निकला के ही बताओ। आर एफ कितना दिया था 8.2, आर एम माइनस आर एफ कितना था 13.5 माइनस 8.2, यही था ना। इंटू बीटा कितना था 1.35, यही था क्या? कितना आया 13.5 माइनस 8.2, 5.3 इंटू 1.35, ठीक है, प्लस 8.2 यानी कितना आ गया 15.355। हाँ, ये क्या आ गया तुम्हारा के ई, क्या आ गया के ई। अब फॉर्मूला पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, ठीक है क्या? तो अब इसको पहले मैं फॉर्मूले लिख के सॉल्व करूंगी, फॉर्मूले सॉल्व करूँ। चलो पहले फॉर्मूले सॉल्व करता हूँ। डी वन अपॉन के ई माइनस जी, तो ये चले जाएगा के ई माइनस जी डी वन अपॉन पी जीरो, राइट। एक काम करते फिगर्स लेके सॉल्व करते ना। फिगर्स कितने हैं बताओ? पी जीरो दिया है क्या तुमको? कितना दिया है? डी वन दिया है क्या तुमको? कितना दिया है? 1.32। के ई माइनस जी अपन को नहीं पता है अभी, राइट। के ई पता है वो अपन देख लेंगे, ठीक है, उसको वहां भेज दो। तो के ई माइनस जी इज इक्वल्स टू 1.32 डिवाइडेड बाय 24.625, सॉल्व करो कितना आएगा। ठीक है, और के ई कितना, के ई माइनस जी, ठीक है, और के ई कितना था अपना 15.355 माइनस जी इज इक्वल्स टू, प्लस कर दोगे, कितना आंसर आया इसका? के ई कितना था, के ई परसेंटेज में था ना अपना, और पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, ये 24.625 क्या था अपना पी जीरो। अच्छा वो प्राइस था, ठीक है ठीक है, के ई तो अपना परसेंटेज में था, वो उसमें ले लेंगे ना अपन 0.15355, 0.15355 माइनस जी इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, है ना। या तो इसको करने का एक शॉर्टकट इजी तरीका भी है, पहले ये कर लो फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। जी निकाल लो, कितना आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा 0.135 माइनस 0.0536, कितना आ गया 0.099 आ गया इज इक्वल्स टू जी, यानी जी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.1, यानी जी कितना आ गया 10%। सॉल्व करना है बस। अरे हाँ बोलो ना यार, ये डेसिमल में फंस गए क्या? देख लो।
के इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 + जी होता था, ये याद है क्या आपको? हाँ, के ही कितना है आपके पास बताओ? पूरा ले लो 15 पॉइंट, जब परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 करना है बस। 15.355 इज इक्वल्स टू डी वन कितना दिया है? डिवाइडेड बाय इंटू 100 + जी। अरे हाँ बोलो ना, आप सॉल्व करो। 1.32 डिवाइडेड बाय 24.625 इंटू 100 कितना हो गया? 5.36 + जी, हाँ ना, इज इक्वल टू 15.355। यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15.355 माइनस 5.360। 15.355 माइनस 5.360 यानी 9.99, यानी जी इज इक्वल टू 10% लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। तो वही जी को इन लोगों ने 0.1 लिखा हुआ है। कितनों को समझ आया हाथ उठाओ। दोनों तरीके, अगर डेसिमल में लेना है तो डेसिमल में, सब चीज डेसिमल में लो, अगर परसेंटेज में लेना है तो एक बार इंटू 100 कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? अच्छा अगला देखो। हाँ हाँ 10% अप्रॉक्स भी नहीं, 10% लिख सकते हो, पूरा अप्रॉक्स भी लिखने की जरूरत नहीं, 0.999910 ही होता है। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अगला देखो यहाँ पे तुम, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन ने? द पीक सर्विस लिमिटेड कॉमन स्टॉक हैज अ, अल्फा दे दिया है क्या इनने? And it expects to pay dividend 1.10 after 1 year. Expected dividend grow at the rate of 6%. The riskless rate is 12%. And the expected return on the market, what should be the fair price of the stock? एक काम करो, वही कैप हम लगाओ। वो बीटा, इसको बीटा ले लो, ये अल्फा लिख दिया इनने, बीटा है। अल्फा अलग होता है नहीं तुम्हारे सिलेबस में अभी तक अल्फा कहीं भी। ठीक है, निकालना क्या है? फेयर प्राइस। निकालना क्या है? फेयर प्राइस। फेयर प्राइस यानी जैसी फेयर प्राइस पूछे, पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपॉन के माइनस जी। इससे के ही निकल गया। हाँ बाबा, पी जीरो ने के ही निकाल लिया। भाई इधर से पूछ रहा हूँ, के ही निकाल लिया। देखना सामने किया तो आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। मुझसे कहना तू मेरा नाम न ले, पर ये मत कहना, अरे ओ पगले।
तुझसे मेरा दीम धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीम धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई में। हरदम तू बेटा शाश्वत हो गया। सरलीन हो गया बेटा। सबका हो गया, ख्वाहिश हो गया। ख्वाहिश वहां है, तुम्हारा हो गया। दीदी हो गया। बेटा डन नॉट डन हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन खुद से करो अब, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। ये देखो, मेरे भाई लोग इतने बढ़िया लोग हैं ना मॉड्यूल वाले, कि मैं क्या बताऊं तुमको, भी मजे कराता हूं। देखो, वंडरफुल ऑयल स्टॉक करेंटली एट 120 पर शेयर, यानी पी जीरो कितना है, 120 पर शेयर। ठीक है, द स्टॉक होल्डर एक्सपेक्ट टू गेट अ डिविडेंड ऑफ 6 नेक्स्ट ईयर। कितना डिविडेंड चाहिए, 6। एंड दे डी वन दे दी, एक्सपेक्ट दैट द डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, यानी ग्रोथ दे दी। द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट इज 12%, यानी के ही दे दिया, कैपम की जरूरत नहीं है, के ही दे दिया। एंड द रिस्कलेस रेट इज 6%। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या दे दिया, अच्छा ये तो मार्केट का दिया है, यानी आरएम दिया है, और ये आरएफ दिया है। वन अनाउंस दैट इट हैज वर्थ won the मिलेनियल डॉलर नेवी कॉन्ट्रैक्ट एंड इन रिस्पॉन्स द न्यूज द स्टॉक जंप्ड एट रुपीज 125, यानी अभी तक 120 का था, अब शेयर बढ़ के कितना गया, 125 का। फाइंड द बीटा ऑफ द स्टॉक बिफोर एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट। बीटा निकालना है। बीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कैपम का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। उसमें के ही आपको दिया हुआ है, आर एफ दिया हुआ है, आर एम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लोगे, बीटा। अभी तक कैपम पुट करके आप वो निकाल रहे थे, के ही निकाल रहे थे, अब के ही पुट करके क्या निकाल लोगे, बीटा। एक बार और दो बार, पहले एक बार नॉर्मल निकालो, फिर एक बार शेयर प्राइस बढ़ने के बाद मैं निकलवा दूंगा। पहले आप निकालो, खुद से ट्राई करो। पहले के ही निकालना पड़ेगा। के ही कैसे निकालोगे, पी जीरो। अबे कैपम तो खुद ही बीटा नहीं है ना हमारे पास, उल्टा क्वेश्चन करना है। अभी तक आप कैपम से ग्रोथ निकाल रहे थे, अब ग्रोथ तो सब कुछ दिया हुआ है, उससे आप क्या निकाल लोगे, के ही निकाल लोगे, और के ही पुट करके क्या निकाल लोगे, बीटा। उल्टा, पहले पी जीरो इजिकल्स टू डी वन अपॉन के ही माइनस जी लगाओगे, उससे आप के ही निकालोगे, और फिर उस के ही को पुट करके क्या निकाल लोगे, बीटा निकाल लोगे। इनका सोल्यूशन मत देखना, फालतू झूम जाओगे। हाँ हाँ हाँ। तुझसे मेरा दीम धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीम धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई में, क्यों मैं भी नाचूं नचाऊं। मेरा हर दम तू मेरा हर दम तू। आज मैं आपको सीएफएम को पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा पूरी पूरी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। आज बताऊं, कल बताऊंगा, तुम बता दो। हाँ, कल। क्यों कल की बोल रही हो तुम, कहाँ जाना है तुमको, देखते हैं। छुट्टी के पहले कब जाओगी तुम, कितने बजे जाओगे। अरे हमको सीधे आंसर बताओ, बीच बीच की बातें ना बताओ। बीटा बताओ सीधे।
पता सबको सब कुछ है, बन सबको सब कुछ जाएगा, बस कॉमन सेंस दिमाग जिंदा रखेगा तो। तुम करने के बाद जब मैं करूंगा बोलोगे अरे बाप रे कितना घटिया क्वेश्चन था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या क्या? गलत, गलत है, गलत है। अच्छा एक चीज ये बताओ, के ई कितना आ रहा है? गलत आ रहा है। आओ बेटा यहाँ देख लो। और किसी को बताना है, रुकना है, किसी के लिए बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, बस बह गए हो सारे सारे। आओ बेटा देखो। अरे बस हो गया यार, छोड़ो ये देखो। तुम लोग लगे होगे किस में? के इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन पी जीरो, सॉरी पी जीरो इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन के ई माइनस डी। बोलो हाँ। इससे डेसिमल एसिमल में जूझ रहे होगे। मैंने पिछले में ही आपको आइडिया दे दिया था। आपको निकालना क्या है इसमें? इस सब से आपको निकालना क्या है? के ई। तो के ई का अपने आप में फॉर्मूला है ना, डी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100 प्लस जी। हाँ। अब क्या क्या वही तो करा। के डी वन कितना दिया है बताओ? डी वन कितना दिया है? डी वन कितना दिया है? द कंपनी सेल्स एट 120, द कंपनी डिविडेंड एट 6। तो कितना दिया हुआ है? 6। पी जीरो कितना दिया हुआ है? 120 इंटू 100 और प्लस जी। जी कितना दिया हुआ है? 5। करो 6 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 5 प्लस 5, सीधे सीधे के ई कितना आ रहा है? 10%। बस तो अब जब इंटू 100 कर चुके हो तो परसेंट में है, तो 5 प्लस 5 10% हो जाएगा ना यार। अब क्या का बोल सकता हूं मैं उसके लिए? के ई कितना आ गया? 10%। हाँ बोलो। नहीं आया? अब के ई उस पर पुट कर दो। 10 इज इक्वल्स टू आर एफ। आर एफ कितना दिया हुआ है बताओ? आर एफ कितना दिया हुआ है? 6 प्लस आर एम माइनस आर एफ कितना दिया हुआ है? 12 माइनस 6 इंटू बीटा। तो 10 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6 इंटू बीटा। 10 में से 6 यहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू 6 बीटा। अब बीटा निकालना तो डिवाइड करना पड़ेगा। बीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 6। जीरो पॉइंट सिक्स 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 सिक्स। कितनों को समझ आया क्या किया? कठिन था क्या? एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते, क्लिक नहीं होते हैं। बनता सब था। मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, पेपर करके आओगे मैं बताऊंगा ना ऐसे करना, तो बोलोगे अरे ये तो किया हुआ था। वो सिर्फ क्लिक करने की देरी। और क्लिक कैसे करेगा? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे करेगा। बिना प्रैक्टिस के कभी क्लिक नहीं करेगा। आएंगे रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड टाइप सी क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? मैं अभी भी तुमको बता रहा हूं, 100 में से 70 मार्क्स का पेपर जो होगा तुम्हारा CAFM का, वो सिमिलर क्वेश्चन से आएगा। मिनिमम 70 बोल रहा हूं। हो सकता है 80 हो जाए, आ जाए, हो सकता है 90 आ जाए, हो सकता है 95 आ जाए, लेकिन मिनिमम 70 मार्क्स का पेपर कैसा आएगा? मॉड्यूल स्कैनर मिक्स। मैं तो बोल रहा हूं ऑलरेडी मॉड्यूल और थोड़ा बहुत स्कैनर। मतलब 70-75 मार्क्स का पेपर आपका किए हुए क्वेश्चंस आएंगे, किए हुए टाइप के क्वेश्चंस। 25 मार्क के क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर आते हैं। और वो 25 मार्क के क्वेश्चन बता, उन लोग की प्लेसिंग बहुत शानदार होती है। प्लेसिंग मतलब समझ रहे हो कि वो जो 25 मार्क के क्वेश्चन है वो लगातार पहले 2 क्वेश्चन तुमको रख के दे देंगे। तो वो जो पहले 2 क्वेश्चन देख के तुम्हारी हालत, और वो 25 मार्क्स के ऐसे नहीं होंगे कि नहीं करने लायक हैं, किए हुए हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज, थोड़ा सा डेटा चेंज, थोड़ा सा स्कैनर कहीं छुपा हुआ क्वेश्चन, ऐसे आएंगे। ना किया हुआ तो बहुत कम ही आएगा, लेकिन स्टिल वो 25 मार्क का पेपर वो डराने के लिए होता है। अगर तुम पेपर को 3 घंटे सूझबूझ से सॉल्व करते हो, CFM में फेल तो तुम नहीं होगे। ये तो बात पक्की। तुम कितना भी CFM वीक हो, अगर तुम सूझबूझ से गिवन लिख के फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हो तो तुम पास होगे उसमें। क्या बात समझ में आ रही है? प्रोवाइडेड तुमने मॉड्यूल ढंग से करके गए हो 2 बार, स्कैनर ढंग से करके गए हो 2 बार पूरी। उससे ज्यादा बाहर का तुम्हें सोचना ही नहीं है, और उतने से 75-80 मार्क्स का पेपर तुम्हारा आ जाएगा। हाँ, अब तुम कितने अच्छे से उसको मॉड्यूल और स्कैनर करके जा रहे हो, और वहां पे कितना अच्छा करके आ रहे हो, ये पूरी गेम है। आने वाले 1 महीना, अभी आपके पास पूरा पूरा 1 महीने से ज्यादा पड़ा है। आज ही क्या तारीख है? यू हैव मोर देन, मतलब 20 तारीख को तुम्हारा पहला पेपर है, 21 को ना, तो 20 तारीख अपन पकड़ के चलते हैं। 20 से 20 1 महीना ये, प्लस यहाँ पे 15 दिन ये, तुम्हारे पास अच्छे खासे गुड 45 डेज है। और मैं बता रहा हूं 45 डेज में पास और फेल हो सकता है ऐसा। मतलब अगर किसी की अभी तक की तैयारी 50% है, 60% है, और मतलब 50% सिलेबस 50-60% किया हुआ है, और 45 डेज है उसके पास, तो वो कर सकता है।
तुम्हारा तो फिर भी तुम्हारी क्लासेस तुमने सबने अटेंड करी है, जिसने क्लासेस रेगुलरली अटेंड की है 70-80% क्लासेस जिसकी हो रखी है, जैसे आपकी ऑलमोस्ट 95% क्लास हो गई ना, आखिरी का एक हफ्ता चल रहा है, आपने क्लास अटेंड की है, टॉपिक आपको पता है, रिवीजन करना है, 45 डेज आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम। 100% बात बता रहा हूं, होता है क्लियर। हाँ, लेकिन 45 दिन कैसे? ऐसे 45 दिन नहीं जैसे पिछले 3 महीने बीते। फिर वो 45 दिन वाले होने चाहिए कि मतलब तुम फिर दुनियादारी भूल चुके हो, पूरा मोबाइल बंद कर दो, आने वाले 45 डेज के लिए फोन ऑफ कर दो, पूरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, सब कुछ बंद कर दो, और फिर गुड 45 डेज तुमने बताओ। अगर आज भी तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आज भी तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो तो तुम सही नहीं कर रहे हो यार। अब वो समय आ गया है कि सब पेटी एटी में बांध के रख दो फोन। छोटे वाले फोन हो घर में तो वो उठा लो, बढ़िया। हाँ, अगर कुछ वीडियोस देखने हैं, लेक्चर्स देखने हैं, तो उसके लिए बस यूट्यूब पे जाओ, वो भी घर वालों के पास जाओ, घर वालों के फोन से जाओ, लैपटॉप से जाओ। कुल मिला के अब वो समय आ गया है, कट ऑफ ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। बहुत शुद्ध भाषा में बोलूंगा, कोई बंदा है, कोई बंदी है, जो भी है, जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जीवन में, 1.5 महीने के लिए सब छोड़ दो और चुपचाप 1.5 महीने बैठ के पढ़ाई करो, तुम देखना पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, वो 1.5 महीने जैसे बीतने चाहिए कि तुमने 45 दिन जान लगाई। तुम 45 दिन बाद जब पेपर देने निकलो, बोलो यार पिछले 45 दिन क्या हुआ, मुझे दुनियादारी की कोई खबर नहीं है। मतलब इंडिया मैच जीती कि हारी तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, किसकी बॉलीवुड में किससे शादी हुई कि तलाक हुआ, तुम्हें कोई जानकारी, पूरी मतलब पूरा कट ऑफ हो जाओ। सिर्फ तुम्हारे पास आने वाले 45 डेज, सिर्फ तुम्हारी सीएस एग्जीक्यूटिव तुम्हारे पास घूमनी चाहिए। ऐसी बातें मैंने पिछले 6 महीने में एक बार भी नहीं करी है, क्योंकि मुझे पता है 6 महीने कर पाना पॉसिबल थोड़ी है। तब मैं बोल दूं तुमको कि इतना करो तब पॉसिबल नहीं, तब हम होमवर्क के थ्रू करवाते थे। अब वो समय आया तुमको खुद से करना है। तो ये 45 दिन है बच्चों, मैं सही बता रहा हूं। फर्स्ट, मैं एक बात और हमेशा से बोलता हूं, मजाक में बोलता हूं, मैं ऑफिस में जब बैठता हूं तो जितने बच्चे बैठे हैं सब पास होंगे, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में सब नहीं होंगे। कि कई लोग क्या होते हैं जो झटका खा के सीखते हैं, और कई लोग होते हैं जो सीख जाते हैं। इस वाले बैच में ज्यादातर झटका खा के सीखने वाले हैं। तो अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है ना, ये जो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाओगे बहुत सारे लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो मेहनत और जो डेडिकेशन और जो डिस्ट्रैक्शन लगता है ना, वो अलग लेवल का लगता है। क्योंकि अभी तुम पहली बार ही पेपर देने जा रहे हो, अगली बार तुम खुद समझ जाओगे यार कितनी मेहनत करनी, कितना करना है। तुम खुद डर के मारे मोबाइल छोड़ दोगे, सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे, है ना, अपने बंदी से बात करना बंद कर दोगे, तुम खुद ही कर लोगे सारी चीजें। लेकिन तब तक तुम 6 महीने गवा चुके होगे अपनी जिंदगी के। कई लोग 1 अटेम्प्ट लेते हैं, कई लोग 2 लेते हैं, कई लोग 3 लेते हैं, क्योंकि मेहनत का गेम है पूरा पूरा, इंटेलिजेंस का गेम है ही नहीं। अभी तक तुम समझ गए होगे। मतलब कहीं भी ऐसी कोई पढ़ाई ऐसी लगी कि समझ नहीं आ रही, कहीं पढ़ाई ऐसी लगी कि बन नहीं रही है, सिर्फ पढ़ाई ज्यादा है। ज्यादा है मतलब क्या है, ज्यादा कवरेज मांगता है, मोर रिविजन्स मांगता है। पढ़ो ना 3-3 बार मॉड्यूल, क्या दिक्कत है, 3 बार मॉड्यूल करके क्या होगा? क्या पूरे 6-8 महीने में 3 बार मॉड्यूल करना कठिन है कि आसान है? तुम मुझे ये बताओ। 45 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे 6-8 महीने में जितने में तुमने पढ़ा है की जा सकती है ना, बस उतने में पास होते हैं। क्या एक बार मॉड्यूल आपकी हो गई है? अगर सही स्ट्रैटेजी से करो तो 2 बार और हो जाएगी। सही स्ट्रैटेजी से करोगे तो अपने पेपर, अपनी तैयारी ऐसे करो कि आखिरी दिन कैसे हो, सारी चीजें बताऊंगा मैं। लेकिन बस अभी तो मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आने वाले 45 दिन बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है, तुम्हारा दोस्त नहीं पढ़ रहा है ना, उसने खाना खाया है नहीं खाया है, सारी चीजें छोड़ दो, फोन उन सारे रख दो, सब दुनियादारी त्याग दो, पढ़ना शुरू कर दो। मतलब कौन कोचिंग लग रही है, तुमको आना है मतलब आना है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तुम्हारे कॉलेज है, कॉलेज में जाओ। बिल्कुल मैं तो बोलूंगा, मतलब एकदम जब तक गले तक ना आ जाए ना तब तक कॉलेज मत जाना। जब तुम्हारे एकदम गले पे आ जाए कि नहीं बुलाया ही है, कल भगा देंगे कॉलेज से, तब कॉलेज जाओ, वरना मत जाओ कॉलेज। क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, एक में बैक आएगी ना, एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा ना, सुखी रहोगे। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, एकदम वर्स्ट केस है, 2 घंटे के लिए जाना है, जाओ हो के आओ। लेकिन पॉइंट मेरा समझ गए ना तुम? ओवरऑल पॉइंट क्या है कि यू डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स इन लाइफ नाउ। हमारी एक मैडम बोलती थी पढ़ाते समय, यू डोंट हैव टाइम टू ब्रीथ, है ना। तो वो वाली लाइन है बस, है ना, कि तुमको बिल्कुल समय ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। और 45 दिन होते हैं, मतलब 45 डेज इज नॉट अ बिग डील। क्या होगा, 1.5 महीना गायब हो जाओ दुनिया से, पढ़ो जोर के, ठीक है। क्लास आओ, क्लास से जाओ, घर जाओ, बढ़िया फोन ऑन बंद रख दो, आओ जाओ पढ़ो, आओ जाओ पढ़ो, सिर्फ यही करो। 5 घंटे 6 घंटे सो, है ना। ये सब कहानियां है कि 8 घंटे की स्लीप और ये नहीं, 6 घंटे भी सो रहे हो, 5 घंटे भी सो रहे हो, आने वाले 1.5 महीने कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा बढ़िया, अपन हेल्थ रिकवर कर लेंगे, बाद में हो जाती है रिकवर, कोई दिक्कत की नहीं है। 5 घंटे इज अ गुड स्लीप। हाँ, ऐसा नहीं कि 3 घंटे 2 घंटे सो रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक पेपर आते तब बीमार पड़ जाते हैं, ये नहीं करना है। अच्छा खाओ, कचरा अचरा खाना बंद कर दो, 45 दिन में बिल्कुल एकदम
दिवाली फीवर खत्म करो, अब पढ़ाई में आ जाओ बेटा वापस, हाँ या ना बोलो। मुझे वाइब क्योंकि वैसी मिल नहीं रही है अभी तक। चलो ये बन गया सबसे आगे आंसर इसका 0.66। अब उनने अगला क्या बोला है, अगला उनने क्या बोला है कि स्टॉक 125 हो गया। स्टॉक क्या हो गया 125। अच्छा 125 हो गया तो क्या कर देंगे अब, 120 की जगह क्या ले लेंगे 125। तो पहले जो अपन ने के ही निकाला था वो नया हो जाएगा। करो कैलकुलेटर से करो, 6 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 प्लस 5 किया था, तो 6 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 प्लस 5। अब यहां पे 9.8 पुट कर दो 10 की जगह बस। 9.8 माइनस 6 3.8 हो गया डिवाइडेड बाय 6। आ गया बीटा, हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ आया? बीटा का भी परसेंटेज में नहीं आता ना, पॉइंट में ही आता है। चलो मैं हंस क्यों रहा था। डिटेल डिस्कशन ऑन कैपअप मॉडल गिवन इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर है क्या, कहाँ चलाए, पुराना छाप दिया है क्या, बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमको इस चैप्टर का बता रहा हूं। पहले इस चैप्टर में 5-7 टॉपिक्स और हुआ करते थे, जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपने पढ़ा है, बोलो हाँ। पूरा स्टैटिस्टिक्स हुआ करता था, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ठीक है क्या, और कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक चैप्टर हुआ करता था। अब जो तुम्हारी स्कैनर है ना, उसमें जो मैंने अभी क्वेश्चंस देखे, उसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोवेरियंस, वेरियंस सबके क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैंने जब चैप्टर शुरू किया तभी मैंने बोला था बहुत सारा स्कैनर में मैं कटवाऊंगा आपको। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये सब आपकी मॉड्यूल से हटा दिया गया है, हटा दिया गया मॉड्यूल से। हमको समय खराब करने की उसमें जरूरत नहीं है, पूरे मॉड्यूल में कहीं भी नहीं है, सिर्फ हमने स्टैंडर्ड डिविजन पढ़ा है मॉड्यूल में, हाँ या ना बोलो। और उसके क्वेश्चन भी हमने कर लिए, चल जाएगा क्या? तो बस अब इसके जो स्कैनर है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कटेंगे, आपको जो जो कराए हुए क्वेश्चन देखें, जो जो कैपम, एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये वाले क्वेश्चन देखें, वो एक बार आप देख लेंगे, बाकी का अपन समझ लेंगे, हाँ या ना बोलो। अरे चल जाएगा, आ जाओ एक बार इस चैप्टर में और क्या बचा है ऊपर का देखो। थ्योरी बची है, ये अभी मुझे आपको पढ़ाना है, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, रैंडम वॉक थ्योरी। चलो एक बार पढ़ाई देता हूं ना, फिर बात करते हैं आगे। बहुत इजी है। पोर्ट अपन ने क्या पढ़ा था, वैल्यूएशन के 2-3 अप्रोचेस पढ़े थे। एक अपन ने क्या पढ़ा था बताओ बेटा, वो फंडामेंटल। एक क्या पढ़ा था, टेक्निकल। एक क्या पढ़ा था, टेक्निकल। टेक्निकल के साथ साथ अपन ने एफिशिएंट भी पढ़ लिया था। क्या बोलता था एफिशिएंट, बताओ? अरे यार, मतलब मार्केट क्या है, एफिशिएंट है। मार्केट क्या है, एफिशिएंट है, अपने आप में सही दाम पे आ जाता है, देयर इज नॉट मच स्कोप। अच्छा सही दाम पे कैसे आएगा, जब सबको सही प्राइस पता होगा। अरे हाँ बोलो ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टॉक है, जैसे एसबीआई का स्टॉक है, वो 500 रुपए होना चाहिए, तो सबको पता है 500 रुपए होना चाहिए। तो 480 है, 480 है तो बाय करेंगे, जैसे ही 500 बच जाएगा तो छोड़ देंगे, बोलो हाँ नहीं। 540 है तो सेल करेंगे, सेल कर करके 500 में आके रुक जाएंगे। मेरी बात सुन रहे हो, यही है। लेकिन सबको 500 पता होना चाहिए ना, तभी तो ये हो पाएगा। या मार्केट में सारी न्यूज आनी चाहिए। क्या मार्केट में सबको सारी खबरें होती हैं? मैं जितना कंपनीज के बारे में जानता हूं, क्या उतना तुम जानते हो? नहीं। मेरा कोई एक दोस्त जो दिन भर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, दिन भर एनालाइज करता है मार्केट को, जितना वो जानता है क्या उतना मैं जानता हूं? नहीं। तो सबको सारी इंफॉर्मेशन है क्या? या जितना कंपनी वाले जानते हैं उतना मार्केट में पता है क्या? क्या सारी खबरें मार्केट में बाहर आती हैं क्या? नहीं। तो इनने एफिशिएंट मार्केट के 3 लेवल बनाए हैं, ये देखो यहां पे। एक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, एक है सेमी स्ट्रॉन्ग और एक है वीक। कॉमन सेंस तुमको समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन क्या है, सबको पता है। अरे यार सबको सब कुछ पता है, तो एकदम एफिशिएंट मार्केट हो गया। फिर तो 500 में ही रहेगा स्टॉक, ना 510 होगा ना 490 होगा। जैसे ही 490 होगा लोग क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। जैसे ही 520 होगा लोग क्या कर देंगे, सेल कर, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। हाँ या ना बोलो ना यार, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं। सेमी स्ट्रॉन्ग क्या है, ओनली हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज ओवर, जो हो चुका है वो पता है, जो होने वाला है, जो बिजनेस प्लान्स है वो पता नहीं है। अरे सुनो ना यार, रिलायंस ने क्या क्या डील्स कर ली हैं वो पता है, क्या क्या डील करने वाला है वो पता नहीं है। अगर ऐसा है तो अच्छा, मार्केट तो आगे के दामों पे चलता है ना, बोलो हाँ। सिर्फ हिस्टोरिकल है तो उसको क्या बोला, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। सबको हिस्टोरिकल डेटा पता है, सबको ये भी नहीं होता बहुतों को। अब रियल में क्या होता है, बहुतों को हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं पता होता, बहुतों को आगे का डेटा भी पता होता है। तो क्या बोला, ऑल पब्लिक इंफॉर्मेशन इज इन पब्लिक डोमेन। सारी इंफॉर्मेशन, ये तो इनने क्या बोल दिया, जितनी है जो इंफॉर्मेशन है सबको सब कुछ पता है, बिल्कुल मार्केट में सब कुछ बाहर है। तो ये क्या, सॉरी उल्टा बोल दिया,
ऑल पब्लिकली अवेलेबल मतलब सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली अवेलेबल है, बाकी अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। कुल मिला के अगर इंफॉर्मेशन सबके पास है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वीक फॉर्म। सिर्फ पब्लिक, यहां पे क्या बोला था, इनसाइड और पब्लिक दोनों सबको पता है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म था। सिर्फ पब्लिक वाली पता है, तुमको रिलायंस के बारे में उतना ही पता है जितना रिलायंस बताना चाहता है। हाँ ना बोलो ना यार, सत्य तो यही है ना। ठीक है, कंपनी जितना चाहती है बाहर आए उतना ही बाहर आया है, उससे ज्यादा बाहर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। कितनों को समझ आया? अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म, कम इंफॉर्मेशन है तो वीक फॉर्म। मार्केट कम एफिशिएंट है, हाँ या ना बोलो। एक बार ये देख लेना, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी और वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। इसको आप एक बार रीड कर लोगे, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, हाँ या ना बोलो। अच्छा, सबसे भयंकर है रैंडम वॉक थ्योरी। वो पता क्या बोलता है, एक कड़वा सत्य भी बोला उसने कहीं ना कहीं, बोला तुम लोग सब लोग पागल हो, ना फंडामेंटल की जरूरत है ना टेक्निकल की जरूरत है, मार्केट तुक्के में ही चल रहा है। वो किसका क्या कहना है, रैंडम वॉक, इट इज अ रैंडम वॉक। मतलब एक घोड़ा दौड़ने निकल गया, कहीं भी दौड़ रहा है, तुम उसके एनालिसिस निकाले जा रहे हो कुछ ना कुछ करके कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। एक्चुअली इट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, फंडामेंटल भी काम नहीं करता है, इट इज अ रैंडम वॉक थ्योरी। ये कहीं ना कहीं टेक्निकल की तरफ ज्यादा सपोर्ट करता है, फंडामेंटल की तरफ कम, कि कंपनी अच्छा करने वाली, इससे लेने देना नहीं है, स्टॉक तो अपने हिसाब से ही चलेगा। इट इज अ रैंडम वॉक थ्योरी। क्या बात समझ में आई? एक बार रीड करता हूं, इन फंडामेंटल फैक्टर्स सच एज, एक बार रीड, कोई एक जन रीड करो ना, पनस रीड कर। मतलब अभी तक क्या बोला, फंडामेंटल में इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस देखते हैं और टेक्निकल में हम क्या देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, बोथ निगेट्स मतलब मना कर दिया, दोनों ही कचरा है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। ठीक है, मतलब कुछ मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल स्ट्रांग लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं, वो चाहे तो मार्केट को बढ़ाएंगे चाहे तो मार्केट को घटाएंगे। मतलब टेक्निकल वाले क्या बोलते हैं कि कल का दाम पुराने ट्रेंड्स में डिपेंडेंट है, ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट। इसने तो क्या कर दिया, टेक्निकल की भी धचिया उड़ा दी और फंडामेंटल की भी धचिया उड़ा दी। ठीक है, मतलब इसने फिर भी थोड़ी बहुत जो पक्षपात किया है वो किसके साथ किया है, फंडामेंटल की तारीफ की है। बोला टेक्निकल का तो कोई भरोसा नहीं है ना, कि पुराने ट्रैक से चलेगा ऐसा कुछ नहीं, फिर भी फंडामेंटल कर लो। ठीक है, कुछ भी बोल रहा है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं रहा है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका, तुम्हें दुख ही नहीं होगा क्योंकि तुम इन्फॉर्मेशन देख ही नहीं रहे हो, कोई बात हुई। ठीक है, रैंडम वॉक थ्योरी इंप्लाइज दैट शॉर्ट टर्म प्राइस चेंजेस, that is day to day week to week changes are random, but it does not say anything about trends in the long run and how price levels are determined। बोल रहा है शॉर्ट टर्म में जो तुमने ये बना रखी हो ना टेक्निकल चार्ट आर्ट, बोले इन सब का कोई मतलब नहीं है, मत परेशान हो। लॉन्ग रन के लिए उसने कोई बुराई नहीं करी, मतलब कहीं ना कहीं उसने साइलेंटली फंडामेंटल को सपोर्ट कर दिया, टेक्निकल की तो बिल्कुल ही ले ली उसने। हाँ या ना बोलो, नहीं आया कि आया। चलो, ये हो गई तुम्हारी अप्रोचेस टू वैल्यूएशन भी हो गए, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी हो गई, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ये भी हो गया। अब तुमको ये चार्ट आर्ट बताने बच्चे एग्जाम में उतने आते हैं नहीं ये, लेकिन एक बार थ्योरी इसकी मैं फिर भी तुमको बता दे रहा हूँ, जो ऊपर अपन चार्ट छोड़ के आए थे। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या?
चलो मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ ये अभी ना करा के, कैंडल स्टिक चार्ट ना करा के, मैं तुमको थोड़ा सा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर पढ़ाना ना, थ्योरी वाला एक, वो शुरू करा देता हूँ। क्या बात समझ में? ये टेक्निकल चार्ट अपन कल कर लेंगे फ्रेश माइंड से। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी है, मेजर थ्योरी मैं तुमको करा दूंगा उसकी, ठीक है क्या? वो अभी तुम देखो बेटा, तुम्हें रोना आ जाएगा, उसमें सब याद ही करना है, क्योंकि तुमको डिटेलिंग कुछ दी नहीं है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं सबके। हाँ या ना बोलो।